तो बच्चों विदाउट एनी डिले अब हम बात को आगे लेके चलते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर ली थी और हमारी डिस्कशन हो गई थी ऑटोनोमस ट्रेन तक, ठीक है। और क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा था हमारा, अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ऑटोनोमस एरोप्लेन्स की, ठीक है। तो वो किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं जल्दी से। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर्ड है ऑलरेडी। ऑटोनोमस एयरप्लेन्स, ठीक है जी। अच्छा, अब ऑटोनोमस एयरप्लेन्स में आएंगे तो देखें इसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हैं, ठीक है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि नुकसान ज्यादा है। क्यों नुकसान ज्यादा है? बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। जिसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, जैसे एक तो कार है वो तो रोड पे चल रही है, उसमें तो मसला होगा साइड पे पार्क हो जाएंगे। लेकिन जहाज का ऐसा नहीं है, एरोप्लेन का ऐसा नहीं होता कि आप उसे कहाँ पार्क करोगे। सो दैट वुड बी डिफिकल्ट जॉब, दैट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो इसीलिए इसके जो बेनिफिट्स हैं उससे ज्यादा इसके जो है वो ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत जो है वो हमारे लिए एक चैलेंज बन जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि हमें स्टार्ट लेवल के ऊपर प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए, लैंड करने के लिए, ऐसे कुछ सिनेरियोज के अंदर ऑटोमेशन जो है वो यूज हम कर लें। और कुछ बहुत सी हो भी रही हैं। सही है, तो आप यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं वो ये नोट डाउन कर सकते हैं सर। ऑटोनोमस एयरप्लेन्स would make even more extensive use of sensors, extensive use of सेंसर्स। तो सेंसर काफी ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस के अंदर के सेंसर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर इसके अलावा सर एक्चुएटर की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है जी, एक्चुएटर्स हमें यूज करने पड़ेंगे एंड माइक्रो प्रोसेसर्स टू कंट्रोल ऑल स्टेजेस ऑफ द फ्लाइट। ओके, अब हमारे पास जो फर्दर बात होगी वो ये होगी कि जनाब इसके फायदे क्या हैं और इसके क्या नुकसान हैं, ठीक है। तो फायदे की अगर बात की जाए, इसके बेनिफिट की बात की जाए ऑटोनोमस प्लेन्स के हवाले से बेटा जी, तो एडवांटेजेस मैं यहाँ लिख देता हूँ। कुछ इसके एडवांटेजेस हैं जिससे हमारी सेफ्टी इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, द पॉइंट यू कैन राइट, इम्प्रूव इम्प्रूव सेफ्टी। ठीक है, वन पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज कि हम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं बेटा रनिंग कॉस्ट को। ठीक है जी, ये भी इसके क्या हो जाएंगे बेटा, एडवांटेज के अंदर आ जाएंगे। फिर इसके अलावा बेटा जी डेफिनेटली कंफर्ट इंप्रूव किया जा सकता है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि इम्प्रूव्ड इम्प्रूवमेंट इन पैसेंजर कंफर्ट, इम्प्रूवमेंट इन पैसेंजर कंफर्ट। ये सारे बेनिफिट क्यों है बेटा? ये सारे बेनिफिट इसलिए हैं बिकॉज जब भी आप बात करते हो ना,
किसी भी ह्यूमन की, तो ह्यूमन से एरर के चांसेस होते हैं। उस एरर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ सकते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, अगर पायलट कोई चीज भूल गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिसको वो टैकल नहीं कर सका टाइम पे, तो ये इस तरह के इसके आप इश्यूज आते रहते हैं, और टर्बुलेंस वगैरह इस तरह की चीजें हम देखते हैं। तो मशीन जो होगी डेफिनेटली उसमें एक्सटेंसिव यूज हो रहा है सेंसर का, माइक्रो प्रोसेसर का, एक्चुएटर का, तो वो बहुत पहले ही जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा कि जो है वो कहीं क्लाउड है, तो उससे पहले ही कोई और ऑल्टरनेट हम रास्ता बना लें। यहाँ पर ह्यूमन के एरर के चांसेस होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो मशीन्स में इस तरह के एरर्स कम होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर एंड अब इसके ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस करना जरूरी है कि अगर ड्रॉबैक्स की बात की जाए सर, तो एक तो सॉफ्टवेयर ग्लिच का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। ओके, ठीक है जी, एक तो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस होते हैं। ठीक है, सेकंड सर बात करें तो हैकिंग हो सकती है। ठीक है जी, हैकिंग इनटू द सिस्टम, डेफिनेटली, क्योंकि हाईजैक वगैरह का सिलसिला भी होता रहता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन जो कि आप देखेंगे कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमें इस तरह का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि लोगों के साथ हो जाता है। फिर इसके अलावा बेटा इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो है वो जिस तरह से एक पायलट चीजों को जो है वो टैकल कर सकता है, वहां पर मशीन शायद इतना अच्छे तरीके से नहीं कर सके। तो ये भी एक बात हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन का एक्सपीरियंस होता है, मशीन अब आएगी उसका एक्सपीरियंस बनेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये इसके आप कह सकते हैं लिमिटेशंस हमारे पास हैं। तो आप इसमें लिखेंगे सर इमरजेंसी सिचुएशंस ड्यूरिंग द फ्लाइट मे बी डिफिकल्ट टू डील विद। ठीक है बेटा जी, तो ये इसके जो है वो कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन साथ साथ इसके ये ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, तो आप जब भी कोई टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो आप दोनों पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए करते हो, ताकि नुकसान हमें जो है वो कम से कम हो। ठीक है, अब चलते हैं सर हमारे पास एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर हम रोबोटिक्स को एग्रीकल्चर के लेवल के ऊपर डिस्कस करें, एग्रीकल्चर के ऊपर हम लेकर आते हैं या वहां पर अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या फायदे या क्या नुकसान का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास सर यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लें, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में ऐसे कौन कौन से टास्क हैं जो कि हम जो है वो करवा सकते हैं। एक तो पिकिंग और हार्वेस्टिंग का काम होता है। ठीक है सर, जो भी वेजिटेबल्स होंगी बेटा या फ्रूट्स होंगे, उनकी हार्वेस्टिंग करनी है या पिकिंग करनी है, वहां यूज किया जा सकता है रोबोट्स। इसके अलावा सर वीट कंट्रोल में यूज किया जा सकता है। ओके, फिर इसी तरीके से बेटा एक फेनोटाइपिंग होती है जिसमें हम प्लांट की ग्रोथ और हेल्थ को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अनदर एरिया जहां पर हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, एंड देन हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है बेटा विच इज कॉल्ड सीड प्लांटिंग एंड फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं आपको सारे एरियाज बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर वो आपसे पूछ लेगा कि जी रोबोट्स को एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, तो ये पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें बताएंगे जी कि सीड प्लांटिंग के लिए यूज किया जा सकता है और फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज
कि हमारे पास कुछ ऐसी ऑटोमेटेड या ऑटोनोमस आप कह सकते हो कि डिवाइसेस होती हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज की जाती हैं, जो कि ओवरऑल जो एग्रीकल्चर की आप कह सकते हैं कि एक सपोर्ट हमारे लिए हो जाती है। सो एक पॉइंट आप अपने पास ये भी मेंशन कर सकते हैं सर, ऑटोनोमस लेबर। ये लेबर सेविंग डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। जिससे फायदा क्या होगा सर? जिससे फायदा ये होगा कि हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, उसके काम को आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर इसके जो है वो बेनिफिट्स हैं। अब हार्वेस्टिंग पिकिंग, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सर ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमने बेटा कवर करने किसके अंदर, ये टॉपिक्स हमने जो है वो कवर करने हैं। अब मैं इनको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सर जो रोबोट्स हैं तो वो हार्वेस्टिंग और पिकिंग का काम किस तरीके से कर रहे होंगे, तो रोबोट्स की क्या जो है वो हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं यहाँ पर, या वो कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे, सही है। तो रोबोट जो होते हैं बेसिकली डेफिनेटली ये काम बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। सो ये पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर लेंगे कि रोबोट्स आर मोर एक्यूरेट एंड मच फास्टर एट हार्वेस्टिंग। ठीक है जी, ये हो गया एक बेनिफिट। दूसरा बेटा ये होता है कि इससे फायदा ये होगा कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि काम जो है वो अब क्या हो रहा है, तेजी के साथ हो रहा है। तो बेसिकली इट लीड्स, आप ये लिख सकते हैं, इट लीड्स टू हायर yield and reduced weight, reduces waste। तो जो वेस्ट है वो कम से कम होगा, ये एक बेनिफिट है बेटा जी, ठीक है। हार्वेस्टिंग और पिकिंग का जो फायदा होगा अगर हम ये काम रोबोट से करवाएं तो हमें ये दो मेजर बेनिफिट हमें मिल जाएंगे। फिर इसके अलावा वीट कंट्रोल को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसमें हमारे पास जो है वो जीपीएस ट्रैकिंग का सिस्टम होता है। हम जो है वो फ्लाइंग रोबोट्स यूज कर सकते हैं। तो वन बाय वन बात करते हैं, पहले तो यहाँ लिख लें। वीट कंट्रोल की अगर बात की जाए सर, तो एक तो फायदा ये हो सकता है इसका, वीट कंट्रोल रोबोट्स यूज जीपीएस ट्रैकिंग, जीपीएस की बेटा ट्रैकिंग के साथ जो है वो हम चीजों को मैनेज कर सकें, टू स्टे ऑन कॉज, टू मूव along the rows एंड, बल्कि एंड नहीं आप लिखें, along the rows of vines and remove the weed। ठीक है सर। तो एक पॉइंट जो है ना वो ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी। सेकंड सर बात अगर आगे लेके जाएं तो एक फ्लाइंग रोबोट का कॉन्सेप्ट जो है बेटा जी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वाइन यार्ड का जो है वो एरियल व्यू हमारे पास आ जाए। सही है, तो वीट कंट्रोल में ही बात चल रही है यहाँ पे, तो आप ये पॉइंट मेंशन करेंगे यहाँ पे, फ्लाइंग रोबोट्स आर यूज्ड फर्स्ट टू डू एन aerial views of
ऑफ द वाइनयार्ड। ठीक है जी, ये जो है वो वीट कंट्रोल का बेनिफिट है कि अगर वीट कंट्रोल अगर आप कर रहे हो किसके थ्रू सर, रोबोट्स के थ्रू, तो ये सर इसके जो है वो पॉइंट्स हैं, या आप ये कह सकते हो कि कैसे हम उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलें सर, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा फिनोटाइपिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट। अब इसमें सर फायदा क्या है, हमें इसमें फायदा ये होगा कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कर सकते हैं सर, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर सेंसेस भी लगे हुए हैं, यहाँ पर कैमरे भी हमारे पास यूज हो रहे हैं। सो आप इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखना शुरू करेंगे वो यही यूज करेंगे सर। इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट। अब इसमें हमें पर्पस क्या होता है, ताकि हम उसे असेस कर सकें, ठीक है, उसकी हेल्थ को असेस कर सकें और ग्रोथ को। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं जनाब। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेनिफिट होता है सर, क्योंकि इसमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं, थर्मल कैमरा लगे हुए होते हैं, हम 3D मॉडल बना के भी इसका देख सकते हैं कि जो प्लांट की हेल्थ है वो उसकी करंट सिचुएशन उसकी क्या है। ठीक है, तो हमारे पास एक 3D मॉडल बन सकता है। तो आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि क्योंकि रोबोट्स हैं यहाँ पर, रोबोट्स आर equipped with sensors and thermal cameras that can create a 3D image or model of the plant। ओके बेटा जी, सो ये दो पॉइंट्स भी आपको जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए कि क्या बेनिफिट हैं फिनोटाइप। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें बेटा हम लोग बात करेंगे सीड प्लांटिंग और फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो इसकी भी डिटेल जो है वो हम यहाँ देख लेते हैं। लेट मी शो यू कि इसमें क्या फायदे होंगे कि अगर हम जो है वो ये काम जो है वो रोबोट से करवाएं। तो व्हाट यू कैन राइट, लेट मी राइट हियर, सीड प्लांटिंग एंड फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन। सही है सर, ये हमारे पास जो है वो इसके बेनिफिट्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर रोबोट्स यूज किया जा रहा है, तो हमारा काम जो है वो डिफरेंट तरह से होगा। ये काम अगर हम मैनुअली करवाते तो इसमें टाइम लगता, लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व होती, ठीक है, एक्यूरेसी के इश्यूज होते। ये तो एक हो गए ओवरऑल डिस्कशन की बात, कि अगर वो आपसे वैसे ही पूछ ले और आपके कुछ माइंड में नहीं आ रहा हो तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली आपसे बात कर रहा है कि जी अगर हम यहाँ पर रोबोट सप्लाई करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा, तो लॉस तो नहीं है सच, बेनिफिट ज्यादा है। ठीक है, तो बेनिफिट में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं सर यहाँ पे। एक तो ये आ रहा है कि एक एरियल व्यू हमें मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ड्रोन शॉट्स भी आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। तो आप फ्लाइंग रोबोट्स को यूज कर सकते हो यहाँ पे, फ्लाइंग रोबोट्स
Flying robots can produce an aerial image। ठीक है बेटा जी, ये एक बेनिफिट है कि जो भी आपका फार्म होगा उसकी आपके पास एक एरियल इमेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिसको आप सेंड कर सकते हो। सेंडिंग बैक। और उसके साथ फायदा ये है कि हमारे पास एक बर्ड आई व्यू हमें मिलेगा। बर्ड आई व्यू ऑफ क्रॉप्स एंड लैंड। ठीक है जी। सेकेंड आ जाए सर, जब भी प्लांटिंग का काम होगा तो एक्यूरेसी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। ह्यूमन के काम में एरर हो सकते हैं, यहाँ पर तो हर चीज कैलकुलेटेड चल रही है। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं सर। दे अलाउ दे अलाउ सीड प्लांटिंग टू बी डन फॉर मोर एक्यूरेटली, एक्यूरेसी सॉरी, ये एक्यूरेसी के साथ जो है वो कर सकता है। ठीक है जी, तो एक्यूरेसी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि जी सीड प्लांटिंग जो है वो हमारे लिए ज्यादा एक्यूरेटली जो है वो हमारे लिए होगी, आसान हो जाएगा हमारा काम। फिर इसके अलावा सर आप ड्रोन शॉट ले सकते हो, जो कि आप फर्टिलाइजर स्प्रे के लिए, आप अगर लेट्स सपोज ड्रोन टाइप की डिवाइस यूज कर रहे हो, तो फर्टिलाइजर सही तरीके से जो है उसके ऊपर स्प्रे करना है। बहुत से केमिकल्स वगैरह स्प्रे करने पड़ते हैं, तो वो प्रॉपर जो है ना वो सही तरीके से यूनिफॉर्मली हम स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी जगहों की बात हो रही है बेटा जहां पर बहुत मास एरिया के ऊपर या बहुत ज्यादा वास्ट एरिया है, जहां पर हमें जो है वो सीड प्लांटिंग और ये सारे काम करने हैं। अब यहाँ पर अगर हम ह्यूमन लेबर लगाएंगे तो हमारा टाइम बढ़ेगा। ठीक है, और एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी। तो ये जो है ना ऐसी जगहों के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया या इस तरह की कंट्रीज हैं जहाँ पर लैंड एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो आप जो लास्ट पॉइंट इसका अपने पास लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि द ड्रोन्स आर अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैमरा, जो कि डेफिनेटली उसके ऊपर कैमरा मौजूद होगा और हम बहुत अच्छे से उसको टारगेट कर सकते हैं। टू टारगेट सीडिंग एंड अलाउ फर्टिलाइजर स्प्रेइंग। ठीक है बेटा जी, तो ये सारे आप कह सकते हैं कि जी ये हमारे फर्टिलाइजर को स्प्रे करने के या सीड प्लांटिंग के जो है वो बेनिफिट्स होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा उस पर हम बात करेंगे ऑटोनोमस एग्रीकल्चर डिवाइसेस की, कि अगर हम जो है वो एग्रीकल्चर डिवाइसेस यूज करते हैं तो उसका क्या हमारे पास जो है वो बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। अब हमारे पास बेटा जी कुछ डिवाइसेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आपको डिवाइस नजर आ रही होंगी, ऑटोनोमस एग्रीकल्चर डिवाइसेस। अब इसके बारे में जो है वो हमने बात करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास कटर्स क्या होते हैं, अब वीडिंग हार्वेस्टिंग रोबोट्स के बारे में तो हम भी हम बात करके आए। ठीक है, सीडिंग रोबोट्स होते हैं, फर्टिलाइजर स्प्रे होते हैं, ये क्या है, ये उन डिवाइसेस के नाम है जिनके थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते हैं सर, जिनके थ्रू आप अपने काम को जो है वो बेहतर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लाइफ की बात कर रहा हूँ, कि जो एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे होते हैं, फार्म में लोग काम कर रहे होते हैं, उनका काम जो है वो आसान हो सकता है। ठीक है जी। अब कुछ और टाइप के भी रोबोट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं लेट सपोज मेडिसिन लेवल पे बात करूं, तो ऐसी बहुत सारी सर्जरीज हैं जो कि रोबोट्स अब आजकल कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके क्या, उनसे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं।
बहुत सारे ऐसी सर्जिकल प्रोसेस हैं जहां पर सर हम लोग जो है वो अपने काम को आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको आप यूज कर सकते हैं सर्जिकल प्रोसीजर में, जो मैं अभी आपको बता रहा था। इट कैन बी यूज्ड इन सर्जिकल प्रोसीजर्स। ठीक है जी। और सर्जिकल प्रोसीजर्स में अगर आप यूज करते हैं सर, तो जो भी ऑपरेशन है होगा या जो भी इस तरीके की सिचुएशन होगी जो डेंजरस है, उसको हम उसके एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि हैंडलिंग वाले काम मशीन ज्यादा बेहतर करती है सम टाइम, और ह्यूमन में एरर के चांसेस होते हैं। ठीक है, विच मेक्स द ऑपरेशन सेफर एंड also makes the procedure quicker and less costly। ठीक है जी, ये एक बेनिफिट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर इसके अलावा बेटा जी, रोबोट्स के थ्रू आप सैंपल वाला काम, जैसे ब्लड सैंपल लेना है, शुगर टेस्ट करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, इस तरह के काम भी आप करवा सकते हो। तो रोबोट्स कैन टेक ब्लड सैंपल्स फ्रॉम पेशेंट्स। ठीक है जी, ये आप एक पॉइंट लिख सकते हो। दूसरी बात आप ये भी कर सकते हो, मैं पढ़ रहा था एक जगह पे कि बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनको कीमो वगैरह दी जाती है, तो वो पूरे बॉडी के सेल्स को डिस्टर्ब करते हैं। सो अब माइक्रो रोबोट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कि क्या करेगा, सिर्फ टारगेटेड थेरेपी करेगा, उस सेल को जाके डैमेज करेगा जो कि इफेक्टेड सेल है। तो ये एक मेडिसिन में हमारे लिए एक बेनिफिट है कि ये देखें, अगर हम रोबोट्स को यहाँ पर, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि वो फिजिकल रोबोट्स ही हो, आप इसे मेडिसिन लेवल के ऊपर जब लेकर जाओगे तो चीजें आपकी और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो व्हाट यू कैन राइट, माइक्रोबॉट्स कैन बी यूज्ड इन टारगेट थेरेपी। तो ये सर मेडिसिन में हमें इसका बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास होता है सर डोमेस्टिक और एंटरटेनमेंट में इसको कैसे यूज किया जा सकता है, उसके ऊपर बात कर। डोमेस्टिक की सर अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक में हमारे पास नॉर्मली आप देखोगे कि बहुत सी जगहों पे यूज हो भी रहा है, होटल्स वगैरह में, या बाहर ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे हम इसे यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी चीजें यूज हो रही हैं, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर हो गया, ठीक है, ग्रास कटर्स हो गए। इस तरह के जो ऑप्शंस हैं हमारे पास भी अब अवेलेबल हैं। तो इनकी डिवाइसेस के नेम अगर वो आपसे पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है सर ऑटोनॉमस वैक्यूम क्लीनर। ओके, एक डिवाइस हमारी ये हो सकती है। दूसरी सर ये होती है हमारे पास, जिसे हम नाम देते हैं ऑटोनॉमस ग्रास कटर। ओके, तो ये जो है वो दो मेजर डिवाइसेस हैं जो कि आप कह सकते हैं कि